बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअली नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, उसके कंपोनेंट्स, उसके स्टेप्स और स्टेटमेंट ये हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को देखेंगे कि ये क्या हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ब्रीफली हम टच करेंगे डेफिनेशन को कि नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है, फिर हम टाइप्स की डिटेल में जाएंगे, फिर हम दूसरा भी एक पॉइंट है डिफरेंशिएशन बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द मेडिकल डायग्नोसिस, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम और नीड की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है हेल्थ स्टेटस का मरीज की, उसकी जजमेंट हमें करनी है। अब देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। नंबर 1 पे है एक्चुअल और प्रॉब्लम फोकस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब ये दो नाम हैं, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, इसको सिनोनिमसली प्रॉब्लम फोकस्ड भी बोला जाता है। दिस डायग्नोसिस कंसिस्ट अपॉन अ प्रॉब्लम दैट अ पेशेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट। जब हमारे पास जो आया है पेशेंट, उसको जो करंट टाइम में प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस की स्टेटमेंट उसी पे बनेगी। तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? डायग्नोसिस होगी यानी प्रॉब्लम की जजमेंट होगी, और रिलेटेड फैक्टर देखा जाएगा कि कौन सा फैक्टर है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट कराई है, और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिकली उसमें पेशेंट में क्या है, उसी पे स्टेटमेंट बनती है। ये एग्जाम्पल क्या है? डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, जिसके अंदर ये वाली वर्डिक यूज हो रही हो, आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम फोकस्ड है, जिसको हम एक्चुअल भी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे आती है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। दिस डायग्नोसिस कंसिस्ट अपॉन अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट एग्जिस्ट। किस पे है ये? दैट, सवाल ये है कि प्रॉब्लम है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर किस पे है? देखते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट करंटली, अभी नहीं है प्रॉब्लम, बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, क्या नाम है इसका? रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट दैट अ प्रॉब्लम में डेवलप, हो सकती है कि रिस्क फैक्टर मौजूद है। इसका छोटा सा एग्जांपल है, एक ड्राइवर है, एक्सीडेंट की उसकी बनती है डायग्नोसिस, क्योंकि वो रिस्क पे है। हेल्थ केयर पर्सोनेल है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज की बन सकती है, क्यों? वो कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में है। तो मे डेवलप इफ एडिक्वेट केयर में नॉट बी गिवन, अगर स्टाफ नर्स जो ड्यूटी कर रहा है उसको कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क है, अगर वो प्रोटेक्शन ना ले उसको, और वो स्टाफ नर्स जो प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल फॉलो करे, मास्क पहने, ग्लव्स यूज करे, हाइजीन के मेथड्स अप्लाई करे, तो दोनों में से रिस्क पे डायग्नोसिस किस पे बनेगी? वो ज्यादा रिस्क पे है, उस पे बनेगी। इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। पीछे वाली फिर आ जाते हैं 1 पे। देखें, डायग्नोसिस कंसिस्ट अपॉन अ प्रॉब्लम दैट पेशेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग, प्रेजेंट है, और उसमें क्या है? डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट रिस्क फैक्टर जो इसमें है उस पे बनेगी। अब तो क्लियर हो गई बात। अब इसको आगे चलते हैं। इट अप्लाइज व्हेन रिस्क फैक्टर रिक्वायर्स इंटरवेंशन। ये कब अप्लाई होती है? जब कोई रिस्क फैक्टर ऐसा हो जिसको इंटरवेंशन करनी पड़ जाए। टीम बिफोर रियल प्रॉब्लम डेवलप, बजाय उसको हम इंतजार करें कि टीबी हो जाए, हम पहले ही उसको इंडिकेट कराएंगे कि आप अपनी प्रोटेक्शन यूज करें। और एग्जांपल्स क्या हैं? रिस्क फॉर इम्बैलेंस्ड फ्लूइड वॉल्यूम इन डायरिया। अब देखें, एक पेशेंट को डायरिया स्टार्ट हो गई, लेकिन उस वक्त तो जरूरी नहीं है ना कि डिहाइड्रेशन हो गई हो सकता है थोड़ी बहुत डायरिया हुई हो, लेकिन वही डायरिया वाला पेशेंट डिहाइड्रेशन के रिस्क पे तो है ना। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है नहीं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है नहीं, इम्बैलेंस है नहीं, लेकिन क्या बोल रहा है? नंबर 3 पे है वेलनेस और हेल्थ प्रोमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। अब ये सिनोनिमसली वर्ड यूज हुए हैं, एक है वेलनेस और दूसरा है हेल्थ प्रोमोशन। कि ये वो वाली डायग्नोसिस है जिसके अंदर वेलनेस का तस्करा होगा, हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटी का तस्करा होगा। तो इट एम्फिसिस
डायग्नोसिस, एम्फेसिस, वेलनेस एंड डिजायर टू मूव टू हायर लेवल। ये वर्ड की पॉइंट है, डिजायर्ड टू मूव टू हायर। वो चाह रहा है मरीज की सुप्रीम हेल्दी हो जाए। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वेट उस पे है नॉर्मल से इंक्रीज्ड है, चले वो ओबेस लेवल तक अभी नहीं गया, अब वो चाह रहा है कि उसका वेट बेहतर हो जाए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको डिजायर है। तो इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड हेल्थ एंड कैन इंक्लूड पर्सन्स मोटिवेशन टू इंक्रीज वेलबींग। इसकी मोटिवेशन पे डायग्नोसिस बनेगी करने के लिए। एग्जांपल क्या है? रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एक्सप्रेस्ड डिजायर टू इम्प्रूव डाइटरी हैबिट्स। नंबर 4 पे है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को, प्रॉब्लम्स को, कंडीशंस को। अब क्लस्टर का मतलब क्या है? मल्टीपल, नॉट सिंगल। समझ आ रही है बात? मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ हों टुगेदर एक पेशेंट में, और उस वो सिंगल डिजीज वाली नहीं। सिंगल डिजीज में मलेरिया में है, बुखार है, टेम्परेचर रेज है, बॉडी एक है, तो वो तो सिर्फ मलेरिया के है ना। मलेरिया के भी हों, दूसरी किसी डिजीजेस के भी हों, तो मल्टीपल डिजीजेस के सिम्टम्स एक साथ हों तो उसी को बोला जाता है सिंड्रोम। तो अब देखते हैं यहाँ सिंड्रोम यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो तो सिंड्रोम वर्ड को अगर अकेले करेंगे तो वो जनरल टर्म है, मल्टीपल कंडीशंस का तज़किरा चल रहा है, ठीक है। डायग्नोसिस दैट डिस्क्राइब्स, अब देखिए ये वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको? क्लस्टर ऑफ। यहाँ पे सिम्टम नहीं होगा, इसीलिए बोला जाता है कि जहां पे जो यूज हो रहा है उसकी इस्तिलाह में इसकी मीनिंग क्या है। क्लस्टर मीन्स गुच्छा। वन ग्रेप इज कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल यानी सिंगल, लेकिन मल्टीपल ग्रेप्स इज कॉल्ड क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। अब क्लियर होगी बात? यहाँ पे सिंड्रोम सिम्टम के लिए नहीं यूज हो रहा, डायग्नोसिस के लिए हो रहा है। इसीलिए टर्मिनोलॉजी यानी इस्तिलाह, इल्मुल इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। चले, क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस दैट अकर टुगेदर एंड आर बेस्ड एड्रेस्ड टुगेदर। उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है टुगेदर में ये आएंगी डायग्नोसिस। इसका एग्जांपल क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम रिलेटेड टू फिजिकल असॉल्ट्स is evidenced by anxiety, flashback and hyper vigilance। अब देखें, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की स्टेटमेंट है जो नोट्स में हमारी जो बुक है उसमें मौजूद है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें क्लस्टर क्यों है, इसमें क्या आ रहा है? एंजाइटी, और क्या आ रहा है? फ्लैशबैक, और क्या आ रहा है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाए। किसी को फिजिकल असॉल्ट हुआ है यानी किसी को टॉर्चर हुआ है, थाने में कोई मुजरिम है, उसकी अगर कोई पुलिस पिटाई करती है, कि उसकी फिजिकल हेल्थ की क्या कंडीशन बनेगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ की कंडीशन बनेगी, मॉरल हेल्थ की क्या कंडीशन बनेगी, सोशल जो स्टेटस है उस पर कितना असर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बज़ाहिर एक एक्ट हुआ है कि इसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस यानी उसके असरात कितने आ रहे हैं? एक, उसकी जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, 3 प्रॉब्लम्स का तज़किरा इसमें आ गया है, और मल्टीपल भी आ सकता है, और भी ज्यादा आ सकता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस। पहले हम देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, प्रॉब्लम एंड नीड। ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जिसके अंदर प्रॉब्लम भी आएगा, नीड भी आएगा, गैप्स भी आएंगे। फार्मुलेट बाय द नर्स आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द पेशेंट रिस्पॉन्स टू इलनेस। इलनेस में नहीं, इलनेस की वजह से जो बाकी चीजें कंडीशन पैदा हो रही हैं उसका तज़किरा चल रहा है। चलने देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट्स डिजीज caused by either pathogen or any other injury, formulate by कौन बना रहा है? आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा रिलेटेड टू एन इलनेस। अब डिफरेंशिएशन आ गया। मेडिकल डायग्नोसिस अब देखें डिस्क्राइब करती है, मेडिकल डायग्नोसिस डिस्क्राइब करती है डिजीज प्रोसेस। क्या डिस्क्राइब कर रही है? डिजीज प्रोसेस एज इलनेस और इंजरी। और ये क्या कर रही है? ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन एज एन इलनेस। इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से, या इवन लाइफ सिचुएशन की वजह से जो रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जो कंडीशन पैदा हुई, उसी को डिस्क्राइब करती है। फार्मुलेटेड बाय फिजिशियन, फार्मुलेटेड बाय, आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन।
स्टेटस क्या होगा, इट रिमेन सेम एज लॉन्ग एज डिजीज प्रेजेंट। मेडिकल वाली हमेशा सेम रहेगी जब तक डिजीज है, डिजीज ठीक हो गई तो फिर डायग्नोसिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और नर्सिंग डायग्नोसिस वेरी चेंज एज क्लाइंट रिस्पॉन्स टू इलनेस चेंजेस। मिसाल के तौर पे 3 दिन उसको पेशेंट को एक डायरिया है और 3 दिन उसको डिहाइड्रेशन वाली चल रही थी डायग्नोसिस। 3 दिन के बाद डायरिया तो ठीक हो गई लेकिन पेशेंट अभी एडमिटेड है, तो अब इसकी डायग्नोसिस बनेगी बेड सॉर पे। समझ आ रही है बात? सेंट्रलाइज अपॉन काज और पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। मेडिकल डायग्नोसिस हमेशा काज और पैथोलॉजी पे ही बनती है और ये सेंट्रलाइज है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज पे। डिजीज की वजह से जो कंडीशंस पैदा हुई हैं उसी के गिर्द घूमती है। आजा फोकसेस अपॉन मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। मेडिकल डायग्नोसिस हमेशा उस पे फोकस करती है जहां मेडिसिन देने की जरूरत आ जाए या मेडिकल नीड हो पेशेंट को। और नर्सिंग डायग्नोसिस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट्स, होल पेशेंट को लेगी, उसकी मेंटेलिटी को भी टच करेगी, उसकी स्पिरिचुअलिटी को भी टच करेगी, उसकी साइको सोशल स्टेटस, उसका फिजिकल, इवन उसका एनवायरमेंटल स्टेटस भी चेक करेगी। देखेगी कि कहीं एनवायरमेंट में कोई रिस्क तो नहीं है। और यू कैन इमेजिन दैट कि हाउ नर्सिंग इज नोबल, यानी कितनी मेहनत कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसको तकलीफ ना हो। एग्जाम्पल क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस की बनेगी नमूनिया, लेकिन इसकी फिर नमूनिया नहीं बनेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना वो मिक्स कर जाते हैं ना कि डायग्नोसिस मींस कोई डिजीज हो जाए। देखिए यहाँ पे है नमूनिया मेडिकल डायग्नोसिस में, और नर्सिंग में इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। नमूनिया नहीं है, नमूनिया की वजह से एयरवे इनअफेक्टिव हो गया है, डिस्निया हो रहा है, सफोकेशन सी हो रही है, ये वाली डायग्नोसिस बनेगी। और एग्जांपल क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस, ये हो गया मेडिकल में, लेकिन नर्सिंग में क्या है, रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे बनेगा, डिजीज पे नहीं बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।